नमस्कार, मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीति विचारक के अंतर्गत आज हम अरस्तू के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। अरस्तू यूनान के एक महान राजनीतिक दार्शनिक, जिन्होंने राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। अरस्तू प्रथम राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक राजनीतिक प्राणी भी है। तो अरस्तू ने राज्य के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, राज्य की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, राज्य की विशेषताएं क्या बताई है। सबसे पहले हम देखते हैं राज्य की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है, इस बारे में अरस्तू का क्या मत है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के मत प्रचलन में है। देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इतिहासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, तो अनेक प्रकार के मत इसमें प्रचलन में है। अरस्तू उनमें से कौन सा मत जो है उसका समर्थन करता है, वो देखते हैं हम। शुरुआत करते हैं। अरस्तू सोफिस्टों के इस मत का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा हुई है। तो उस समय जो सोफिस्ट विचारक थे, उनका मानना था कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है, परंतु अरस्तू इस मत से सहमत नहीं थे। अरस्तू के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है और राज्य इसी प्रकृति का परिणाम है। तो राज्य को एक स्वाभाविक समुदाय मानने वाले हैं अरस्तू। राज्य को प्राकृतिक रूप से ही मानने वाले विचारकों में से अरस्तू है। अपने गुरु प्लेटो के समान ही इनकी राज्य के बारे में सोच हम मान सकते हैं। इनके अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। मनुष्य की सामाजिकता अन्य जीवों से अलग है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। उसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास किया है। सबसे पहले विवाह पद्धति के आधार पर कुटुंब की व्यवस्था की, इसके बाद अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गांव की व्यवस्था उनके द्वारा की गई। गांव में भी चूंकि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं थी, इसीलिए नगर राज्य अस्तित्व में आए। तो अरस्तू का मानना है कि यह सामाजिकता का परिणाम है और मनुष्य दूसरे जीवों से ज़्यादा विवेकशील होने की वजह से उन्होंने विवाह पद्धति के आधार पर सबसे पहले कुटुंब की स्थापना की, कुटुंब के बाद में गांव की स्थापना, और गांव में भी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं थी और इसीलिए नगर राज्यों की कल्पना की गई। नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम व श्रेष्ठतम समुदाय है। तो नगर राज्यों को श्रेष्ठतम समुदाय इन्होंने कहा है। अरस्तू कहते हैं राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पुनीत व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति उनके अनुसार राज्य में ही संभव है। अब देखते हैं कि राज्य का स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में अरस्तू का क्या मत है। तो राज्य की विशेषताओं के बारे में अरस्तू क्या कहते हैं। राज्य का स्वरूप और उसकी विशेषताओं का अध्ययन अरस्तू ने निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हम कर सकते हैं कि अरस्तू राज्य की विशेषताओं के बारे में क्या मत रखते हैं। प्रथम, राज्य स्वाभाविक समुदाय है। तो जिस प्रकार प्रकृति से ही दूसरी चीज़ें हम प्राकृतिक तौर पे देखते हैं, उसी प्रकार अरस्तू ने कहा है कि ये स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तू का विश्वास है
कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य से अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही वृहद रूप है, वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद्जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। तो ये जो लाइन है कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, ये अरस्तु की कह सकते हैं कि ऐसी राज्य की विशेषता बताई गई है उनके द्वारा, और जिन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये परिभाषा किसने दी है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए आवश्यक भी है। तो राज्य को अरस्तु ने स्वाभाविक समुदाय माना है। दूसरी विशेषता देखते हैं हम, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। तो व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, जबकि आज तक हम मानते रहे कि पहले मनुष्य इस पृथ्वी पर आए और उसी के बाद धीरे धीरे उन्होंने राज्य की कल्पना की है। लेकिन अरस्तु ने किस आधार पर ये बात कही वो आगे हम देखते हैं। अरस्तु ने कहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐतिहासिक दृष्टि से अरस्तु कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही राज्य का जन्म पहले नहीं हुआ, लेकिन मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। तो जन्म तो पहले इंसान का हुआ है, लेकिन मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म उन्होंने पहले माना है कि मनुष्य में पहले से ही यह सोच विकसित थी या वो मानसिक रूप से इस हेतु तैयार था कि राज्य नामक एक संस्था है जहां हमारा कल्याण हो सकता है। राज्य एक पूर्ण समुदाय है और व्यक्ति केवल एक तत्व है। तो राज्य को एक पूर्ण समुदाय माना है और उसी का एक तत्व माना है व्यक्ति को। तो पूर्णता पहले आती है और उसके बाद अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। तो ये तर्क उनके द्वारा दिया गया है कि पूर्णता पहले आती है और उसके बाद ही अंग, इसीलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। तो जो परिवार या गांव की अवधारणा व्यक्ति के मस्तिष्क में आई है, उससे पूर्व ही व्यक्ति के बौद्धिक विकास में उसकी कल्पना के रूप में राज्य का जन्म हो चुका था। अरस्तु का कथन है, क्या कहते हैं कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। समय की दृष्टि से परिवार भले ही पहले है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। तो ये भी आपको छोटे प्रश्न में आ सकता है। तीसरी विशेषता की बात करें तो अरस्तु कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। जितने भी समुदाय हैं, परिवार, ग्राम, उन सब में राज्य सर्वोच्च है। एक समुदाय के रूप में सर्वोच्च समुदाय उनके द्वारा राज्य को कहा गया। तो क्यों कहा गया है वो देखते हैं। परिवार, ग्राम और राज्य सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए की जाती है। परिवार व ग्राम आदि जो दूसरे समुदाय हैं, प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट तथा हीनतर अच्छाई की प्राप्ति करना है। तो जो दूसरे जितने भी समुदाय हैं
उन सब के उद्देश्य विशिष्ट हैं, या कह सकते हैं तुच्छ है, छोटे हैं, या वो स्वार्थ के वशीभूत हैं, परंतु राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना है। तो राज्य का उद्देश्य जो है वो हीनतर या विशिष्ट नहीं है, वो सबके लिए अच्छाई की कल्पना करता है, उसमें सबकी अच्छाई छुपी हुई है। तो सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य है। अतः स्वाभाविक रूप से राज्य सर्वोच्च समुदाय है। तो इसलिए राज्य सर्वोच्च समुदाय है। परीक्षा में हमसे अगर पूछें कि राज्य सर्वोच्च समुदाय कैसे हैं, तो उसका आपको ये यहाँ पे कारण बताना होगा कि इसका उद्देश्य विशिष्ट या हीनतर नहीं बल्कि सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना है, इसलिए राज्य सर्वोच्च समुदाय है। व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव है। तो राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का सब प्रकार से, जिसको हम कहें सर्वांगीण विकास, वो संभव है। तो ये थी तीसरी विशेषता, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अब देखते हैं चौथी विशेषता। अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषताएं या स्वरूप हम देख रहे हैं। चौथा जो है वो है राज्य का स्वरूप जैविक है। तो इसको एक जीव के समान उन्होंने माना है, सजीव माना है। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को माना है, तो जैविक धारणा से सहमत है। इनके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ एक संपूर्ण सावयव है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग है। जिस प्रकार शरीर के अंगों का महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, तो मनुष्य से ही इन्होंने जोड़ा है कि जिस प्रकार मानव उसके संपूर्ण शरीर के अलग अलग अंग जो होते हैं वो हमारे पूरे जीवन पर निर्भर करते हैं, हमारे पूरे शरीर पर निर्भर करते हैं, उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो कुछ महत्व है वह सब राज्य पर निर्भर करता है। व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही अपना विकास कर सकता है। तो राज्य का स्वरूप जैविक होता है। तो जैविक स्वरूप की अरस्तु ने कल्पना की है, यह धारणा प्रस्तुत की है। राज्य का जैविक स्वरूप इन्होंने बताया है। पांचवी विशेषता देखें, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है जिसके अंदर सारी चीज़ों की जो पूर्ति है वो एक राज्य में हो सकती है। अरस्तु का विचार है कि राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ संगठन है। परिवार तथा ग्राम के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक रूप में ही की जाती है और राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकता है। राज्य में व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता और इसी कारण इसे आत्मनिर्भर संगठन कहा गया है। अरस्तु का मानना है कि चाहे परिवार हो चाहे ग्राम हो, उसमें मनुष्य की, व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है, परंतु राज्य ही एक ऐसा संगठन है एकमात्र जो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ संगठन उन्होंने राज्य को माना है। तो राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। छठी विशेषता देखें राज्य के स्वरूप के बारे में। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। तो विशाल राज्यों की नहीं बल्कि नगर राज्यों की कल्पना उनके द्वारा या नगर राज्यों की सोच उनके द्वारा प्रस्तुत
की गई थी। अरस्तु के लिए नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। उसने भविष्य में निर्मित राष्ट्रीय राज्यों की कल्पना नहीं की थी। उनके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन उसने इन राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उन्होंने तो अपने आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त गुणों से पूर्ण था। विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में ये एक साझेदारी था। तो सारी जो अच्छाइयाँ हैं, एक पूर्णता जो है, वो सारी जो है, सारे गुण जो है, वो सब चीज़ अरस्तु अपने नगर राज्यों में देखता है। भले ही उनके ही जीवन काल में फिलिप द्वारा विशाल साम्राज्य की वहाँ पे स्थापना की, लेकिन वो नगर राज्यों तक ही सीमित रहे। उनकी सोच जो है वो नगर राज्यों को ही स्वीकार करती रही। उनकी नज़र में नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। तो ये था अरस्तु द्वारा राज्य के उत्पत्ति और उसकी विशेषताओं संबंधी विचार, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। धन्यवाद।